हेलो एवरीवन, सागर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं शशिकांत यादव आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज के इस लेक्चर में आप भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी उपयोगिता क्या है, किस पर्पज़ से इनका निर्माण किया गया, कैसे इनके माध्यम से हम किसी स्थान विशेष का एग्जैक्ट लोकेशन या उसका विस्तार पता करते हैं। तो आइए इसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर कोई देश, सपोज दैट आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर कोई देश ए नामक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये देश कहाँ है, कहाँ है ये देश, तो आप जनरली बहुत कुछ इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। लिमिटेड एक छोटा सा सवाल देंगे कि ये जो देश है वो पृथ्वी पर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर तो है, लेकिन पृथ्वी के किस भाग में है, किस हिस्से में है, किस द्वीप में, किस महाद्वीप में, किस गोलार्ध में, तो जब तक अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आपके पास जानकारी ना होगी, इसके बारे में आप सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका विस्तार कितना है ये भी नहीं पता कर पाएंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से कैसे इनका विस्तार पता किया जाता है, कैसे ये पता किया जाता है कि ये कहाँ स्थित है, इन्हीं सारे मुद्दों पर आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। हम ये सीखेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से कैसे किसी देश, किसी द्वीप, महाद्वीप, किसी पर्वत, कोई रेगिस्तान या किसी स्थान विशेष का विस्तार या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी स्थिति कैसे हम पता करते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम गणना करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक अपना पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान कहाँ है, क्या आंसर होगा? पूछ लिया जाए ये कि पाकिस्तान कहाँ है, क्या आंसर होगा? मैप के आधार पर अध्ययन किए हैं, बताएंगे। मैपिंग के आधार पर अगर बताते हैं तो ये आप करेंगे कि भारत के पश्चिम में है। कोई ये कह सकता है कि अफगानिस्तान के दक्षिण में है। कोई ये कह सकता है कि ईरान के पूर्व में है, या कोई ये कह सकता है कि अरब सागर के उत्तर में है। क्वेश्चन एक, प्रश्न एक कि पाकिस्तान कहाँ है? उत्तर बहुत सारे, भारत के पश्चिम में, अफ़गानिस्तान के दक्षिण में, ईरान के पूर्व में, अरब सागर के उत्तर में। इसमें से कौन सा आंसर सही है? चारों सही हैं। चारों आंसर सही हैं। क्वेश्चन एक है, आंसर 4 मिले, और मज़ेदार बात यह है कि चारों के चारों सही हैं। कमाल है ना। अगर इसी को ये कहा जाए, मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आपसे ये पूछा जाए
कि 2 + 3 कितना होता है, क्या बताएंगे? जनरल सी बात है, 5 होता है। अगर कोई ये कह दे कि 4.9 या कोई ये कह दे कि 5.1 या कोई ये कह देता है कि 5.001, 4 आंसर, कौन सा सही है? 5, बाकी तीनों गलत हैं। एक्यूरेसी 2 + 3 कितना? 5। ये क्वेश्चन आप किसी से पूछिए, चाइनीज से पूछिए, जापानीज से पूछिए, पाकिस्तानी से पूछिए, इंडियन पूछिए, अफगानी पूछिए, ब्रिटेन के किसी निवासी से पूछिए, अमेरिकन से पूछिए, ब्राज़ीलियन से पूछिए, किसी से पूछिए, जिसको कैलकुलेशन आता है, मैथमेटिक्स का जो जानकार है वो यही बताएगा 2 + 3 = कितना होता है? 5 होता है। कोई ये नहीं करेगा 4.9 या 5.1, या हाँ जिसको नहीं आता वो तो बताएगा ही कुछ भी, लेकिन जिसके पास जानकारी है वो ये बताएगा। लेकिन इसमें सोचिए 4 आंसर दिए मैथमेटिक्स में, लेकिन सही केवल 1 है। और यहाँ आप सोचिए कि पाकिस्तान कहाँ है, 4 आंसर मिले और चारों के चारों सही हैं। अगर किसी भारतीय से पूछते हैं तो वो कहेगा भारत के पश्चिम में है, अफगानी से पूछ दिया वो कह दिया कि अफगानिस्तान के दक्षिण में है, ईरानी से पूछ दिया बोल दिया कि हमारे देश के पूर्व में है, अरब सागर से कोई भी जानकारी कोई भी बता सकता है अरब सागर के उत्तर में है। ये चारों आंसर सही है इसके बारे में। लेकिन यहाँ किसी 4 देश के इंसान से पूछिए तो जिसको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आता हो ये एक्यूरेट यही बताएगा 5 ही है। यहाँ 4 आंसर चारों सही हैं, डिफरेंट है, वहाँ एक ही आंसर सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो ये मैथमेटिक्स में जो एक्यूरेसी है, सवाल के साथ जो उत्तर एक्यूरेसी के साथ मिलता है, वही एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर कोई देश, कोई भूखंड, कोई स्थल, कोई द्वीप, कोई महाद्वीप कहाँ स्थित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसा आंसर चाहिए जो बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा एक्यूरेसी दे। जैसे गणित में 2 + 3 = 5 होता है, एकदम एक्यूरेट आंसर किसी से पूछिए, जापानीज, चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, किसी से मंगोलियाई, किसी से पूछिए, अमेरिकन, किसी से पूछिए, वो यही आंसर देगा कि 2 + 3 = 5 होता है। यही एक्यूरेसी अगर ये इस आंसर में आ जाए कि पाकिस्तान कहाँ है, बिल्कुल इसी मैथमेटिक्स एक्यूरेसी के साथ इसका भी आंसर अगर मिले तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कम से कम ये 4 आंसर चारों सही हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन ये आंसर एक ऐसा माध्यम हम चुनें, एक ऐसा नीति का निर्माण करें, एक ऐसा थियरी हम बनाएं कि पूरी दुनिया में किसी से भी अगर किसी देश का, किसी भूखंड का, किसी स्थल का अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए, स्थिति उसकी पूछा जाए, उसका विस्तार पता किया जाए, तो ये पता चल सके कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, क्या इसकी स्थिति है। और किसी से भी पूछा जाए पूरी दुनिया में, जैसे यहाँ सबने एक बराबर आंसर दिया, किसी देश के किसी नागरिक ने कहीं से भी, तो वही एक्यूरेसी बिल्कुल यहाँ में हो। चाइनीज से पूछिए, जापानीज, बांग्लादेशी, किसी से पूछिए, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे। एक ऐसे नीति का निर्माण किया जाए, ऐसी थियरी का प्रतिपादन किया जाए जो बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा आंसर दे। ऐसी थियरी का प्रतिपादन करने के लिए, किसी देश का एग्जैक्ट लोकेशन स्थिति पता करने के लिए जो थियरी का निर्माण किया गया, जिस विधि का निर्माण किया गया, जिस तरीके का निर्माण किया गया, उस विधि या तरीके का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम उसका स्थिति पता करते हैं। और यही एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण किया। हमने मतलब भूगोलवेत्ताओं ने ये निर्माण किया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे इसके माध्यम से हम किसी देश, किसी स्थलखंड, किसी पर्वत का, किसी पठार का, किसी का भी एग्जैक्ट विस्तार हम पता करते हैं इसके साथ। सबसे पहले एक टॉपिक हम शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं में से। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इसके साथ
अक्षांश रेखाओं के माध्यम से कैसे हम पता करते हैं कि कोई देश कहाँ स्थित है, कितना उसका विस्तार है। अगर ये हमारी पृथ्वी से मानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर अगर कोई एक देश है, सपोज दैट ये कोई देश है ए नाम का, किस नाम का, ए नाम से कोई एक भूभाग है, कोई देश है, कोई क्षेत्रफल है, कोई एरिया है, कुछ भी से ज्यूम कर लीजिए, सपोज दैट कोई देश ही है, ये मानिए। ये पूछा जाए आपसे कि ये जो ए नामक देश है, ये ए जो एक देश है कहाँ है, आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ है, अभी आप क्या आंसर देंगे, अभी आप क्या आंसर देंगे? यही पृथ्वी पर है। कहाँ है? पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी पर ये जो ए नामक देश है, इसकी और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कि ये और करीब इसके जाने के लिए कोई हमारे पास थियरी, कोई विधि, किसी तरीके का हमने अभी तक निर्माण नहीं किया है। लेकिन अब अभी तक तो पृथ्वी, और पृथ्वी छोटी सी है नहीं, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इस पृथ्वी, इतनी विशालकाय पृथ्वी पर ये देश या भूखंड या कुछ भी ये है, जो छोटा सा झील, झरना, पर्वत कुछ भी हो, ये कहाँ है? पृथ्वी तो बहुत विशालकाय है, कैसे ढूंढते रह जाएंगे? बहुत मुश्किल होगा। तो ये पता करने के लिए, या फिर अगर आपने ढूंढ भी लिया हो, अगर किसी को बताना हो, वो पूछ दिया कि भाई वो जो देश तुम गए थे वो कहाँ है, तो फिर कोई जानकारी आपके पास है ही नहीं। आप यही कहेंगे कि पृथ्वी पर है, कोई एग्जैक्ट डेटा आपके पास है नहीं। कैसे उसको बताएंगे कि कहाँ है? एक्यूरेट आंसर उसको कैसे देंगे? दरअसल इसी प्रश्न के समाधान के लिए भूगोलवेत्ताओं ने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण किया। ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, दरअसल पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी कोई रेखा नहीं है पृथ्वी पर कि हाँ इससे जा करके आप ढूंढना शुरू कर दीजिए कि भाई अक्षांश रेखाएं कहाँ है पृथ्वी पर, देशांतर रेखाएं कहाँ हैं, तो ये कहीं मिलने वाली नहीं। पूरी पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखा है। पूरी पृथ्वी को हम एक मैप पर, कागज पर, पेपर पर अध्ययन करने के लिए इन रेखाओं का हमने क्या किया, निर्माण किया, या इन रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है इनका। तो सोचिए अभी तक ये देश कहाँ है? पृथ्वी पर है। ये जो पिक है इसे बस आप दिमाग में बनाए रखिएगा। उससे पहले यहां थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अक्ष है, दूसरा अंश है। तो इससे पहले हम ये समझें कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि अक्ष क्या है। अक्षांश जानने से पहले अक्ष जानिए, और अक्षांश जानने के बाद से अक्षांश रेखाएं समझिए। यानी सबसे जो मूल चीज़ जानना है वो आपको क्या है, अक्ष क्या होता है। जब अक्ष की जानकारी हमको हो जाएगी तो अक्षांश समझेंगे कि अक्षांश क्या है। जब अक्षांश की जानकारी हो जाएगी तो ये पता करेंगे कि दरअसल अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अंश क्या है? डिग्री। दरअसल ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जो हम पृथ्वी पर किसी देश का लोकेशन प्राप्त करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मापन किया जाता है वो डिग्री या कोणीय मापन कहा जाता है, वो यही है। अब यहाँ हम देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर में ये जो अक्ष है वो क्या है। अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष का एक सीधा सा परिभाषा कि ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्ष क्या है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा,
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, अक्ष कहलाता है। अक्ष क्या है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। समझ में आया? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, अक्ष कहलाता है। अक्ष तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं कि अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है? ये दो ध्रुव पृथ्वी के ने, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अक्ष हमने समझ लिया कि अक्ष क्या है। अब ये पता करते हैं कि अक्षांश क्या है। हम क्या करते हैं, अक्षांश पता करने के लिए एक काम करते हैं कि हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ से? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से चलना शुरू कर दिए और लगभग पृथ्वी के मध्य तक आए। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलना शुरू किए और कहाँ तक आए? लगभग पृथ्वी के मध्य तक आए। फिर क्या किए? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलना शुरू कर दिए और यहाँ से भी लगभग पृथ्वी के मध्य तक आए। एक बिंदु मिला, दूरी बिल्कुल समान होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी कम या ज़्यादा नहीं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ समान दूरी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हुए समान दूरी। यानी अगर यहाँ से इस बिंदु तक अगर हम दूरी x दूरी चले हैं तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ ये वाली दूरी भी आपकी x ही होगी। सपोज दैट कुछ भी अगर मान सकते हो, अगर आंकड़े के रूप में देखा जाए कि यहाँ से यहाँ पता चला कि अगर आपने 200 किलोमीटर चला उत्तरी ध्रुव से केंद्र की तरफ इधर पृथ्वी के, तो दक्षिणी ध्रुव से भी जो आप दूरी जाएंगे वो भी 200 किलोमीटर ही होगा। ये एक आंकड़े के तौर पे बता रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। अब ये जो मध्य बिंदु आपको मिला पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर यहाँ और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर पृथ्वी के सेंटर बिल्कुल केंद्र में एक जो मध्य बिंदु मिला वो हमको मिला। यहाँ से हमने क्या किया? पश्चिम से पूर्व की तरफ एक लाइन खींच दी। पश्चिम से पूर्व की तरफ एक लाइन खींच दी। ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व। जैसे ही हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ इस केंद्र, जो केंद्र मिला था ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की जाने की तरफ और दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की तरफ जाने पर ये जो केंद्र मिला था बिल्कुल यहीं से गुजरती हुई पश्चिम से पूर्व की तरफ एक हमने लकीर खींच दी। इस लकीर ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये लकीर हमने खींचा था, यही वाला लकीर यहाँ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, और ये जो लकीर हमने खींचा इसने क्या किया? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। बांटा कौन सा? ये उत्तरी ध्रुव आपका 90 डिग्री और ये 90 डिग्री आपका दक्षिणी ध्रुव। जैसे ही ये इस लकीर ने, ये जो मध्य से गुजरी, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से ये जो बिंदु मिला था, यहाँ से जैसे ही हमने पृथ्वी के मध्य से एक लाइन पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींच दी, इसने क्या किया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इससे पहले पृथ्वी पूरी एक सर्किल थी। इसमें हम पूछे थे कि ये ए नामक देश कहाँ है, तो आंसर यही था। कहाँ था? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर कहाँ है, तो इसका कोई अनुमान न था, केवल यही कि हाँ पृथ्वी पर है। लेकिन जैसे ही आप सोचो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से जो बिंदु मिला, यहाँ से जैसे ही हमने पश्चिम से पूर्व की दिशा में एक लकीर खींची, इसने क्या किया?
पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, एक उत्तर वाला हिस्सा और दूसरा दक्षिण वाला हिस्सा बांट दिया। अब यूं सोचो, एक हिस्सा डिवाइड किया इसने उत्तर वाला, दूसरा डिवाइड किया दक्षिण वाला। पूरी पृथ्वी एक गोले के आकार का है। जब इसके मध्य से कोई एक लकीर आपने खींच दिया तो ये वाला सेक्शन का ये जो आकार बना कैसा बना? गोले का आधा बना, आधा गोला बना। दूसरा वाला भी ये आधा गोला बना, ये वाला एक आधा गोला, दूसरा वाला ये आधा गोला। तो आधा गोला मतलब गोले का आधा यानी कि गोलार्ध। क्या नाम दिया हमने? गोलार्ध, यानी कि एक गोले का आधा, वृत्त का आधा। तो जैसे ही इसने एक गोला था यानी पृथ्वी एक जो वृत्त थे, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, एक उत्तरी और दक्षिणी में। तो उत्तर वाला आकार हमने देखा बिल्कुल एक अर्ध गोले के आकार का ये निर्माण हुआ है, एक आकृति। तो इसका हमने नाम दे दिया उत्तर के साथ, उत्तरी के साथ गोलार्ध यानी गोले का आधा। और जो दक्षिण में मिला बिल्कुल इसी के आकार का ये भी है, लेकिन इसका जो स्थिति है वो दक्षिण में है, इसका नाम भी दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दिया? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब सोचो, अभी हमने क्या किया था? इससे पहले पृथ्वी पर केवल ए नामक देश था। जब ये रेखा है, ये पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली ये जो रेखा नहीं थी, इससे पहले इस देश का जो एग्जैक्ट लोकेशन था वो कहाँ था? पृथ्वी पर। लेकिन जैसे ही हमने एक लकीर पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम से पूर्व दिशा में खींच दी तो इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक उत्तर के आधा गोला, एक दक्षिण का आधा गोला। यानी इसको कहा हमने उत्तरी गोलार्ध, इसको कहा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण वाले हिस्से को। तो अब इस देश के बारे में कोई पूछे कि ये देश कहाँ है, तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब आपका आंसर होगा कि पृथ्वी पर तो पहले था ही था, लेकिन जैसे ही ये लकीर हमने प्राप्त कर ली पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली, तब आपका आंसर ये होगा कि ये पृथ्वी पर है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पृथ्वी के उत्तरी वाले गोलार्ध में है। किस में है? पृथ्वी के उत्तरी वाले गोलार्ध में। यानी कि सोचो, आप इस देश के करीब पहुंचना शुरू कर दिए, इसके लोकेशन के, इसके स्थिति के करीब आप जाना शुरू कर दिए। इससे पहले आप पूरी पृथ्वी पर भटक रहे थे कि ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन जैसे ही आपने भूमध्य रेखा का निर्माण कर लिया तो ये पता चला कि नीचे वाले में तो हमको ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण वाले हिस्से में है नहीं, इस लकीर के ऊपर है। तो इसके करीब हम पहुँचे तो क्या कहे कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। क्या कहे? उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा ठीक है, करीब तो आप पहुँच गए इसके उत्तरी गोलार्ध के। अब इसमें थोड़ा सा ये सोचिए कि ये जो पृथ्वी के केंद्र से ये जो रेखा गुजरी है, ये पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। तो इस लकीर का हमने क्या नाम दिया? इस लकीर को हमने ये कहा, इस रेखा को ये कहा भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया इसका? भूमध्य रेखा। यानी भू के मध्य से गुजरने वाली एक लकीर, एक रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका और भी नाम है, एक नाम इसका है विषुवत रेखा, एक नाम इसका और है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी के मध्य से गुजरी है। इसका 2 नाम और है, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश। तो आगे ये हम पता करेंगे कि विषुवत रेखा इसका नाम क्यों पड़ा और 0 डिग्री अक्षांश इसका नाम क्यों पड़ा। अभी करीब हम पहुंचना शुरू कर दिए हैं। भूमध्य रेखा का हमने निर्माण कर दिया। हम अध्ययन कर रहे थे अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में हम अक्ष तो पता कर लिए थे कि अक्ष क्या है। ये आपका भूमध्य रेखा निर्माण जो हम किए थे उत्तरी ध्रुव से, और ये
दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से, पृथ्वी के केंद्र की तरफ समान दूरी चलने के बाद से जो बिंदु हमको मिला, उस बिंदु से गुजरती हुई पश्चिम से पूर्व की तरफ एक हमने जो लाइन खींचा, इसका नाम हमने दिया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब हम क्या करते हैं कि इस भूमध्य रेखा पर अक्ष समझ में आया। अक्ष पहले ही मैंने बताया था कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। अब बारी है अक्षांश जानने की कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश क्या है। तो अक्षांश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। अक्ष समझ में ही आ गया था, हमने केंद्र ये मान लिया था, केंद्र से एक रेखा गुजार दिया था पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसे भूमध्य रेखा का हमने नाम दिया। अक्ष किसे कहते हैं? सपोज दैट ये कोई बिंदु है पृथ्वी पर, कोई एक स्थान है छोटा सा, कुछ भी मान सकते हैं इसे आप। पृथ्वी के केंद्र से, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्ष तो समझ में आ ही गया था कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, अक्ष कहलाता है। अब अक्षांश क्या है कि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। अक्ष आप समझ लिए, अक्षांश आप समझ लिए। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्ष आप जान लिए, अक्षांश आप जान लिए, अक्षांश रेखाएं अब जानते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है? तो ये जो हम कोणीय दूरी मापन किए, सपोज दैट थीटा या कुछ भी इसको मान सकते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये जो दूरी हमने मापन किया ये आपका क्या कहलाया? अक्षांश कहलाया। अब पता करना है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो समान अक्षांश को पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के तल पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के तल पर समान अक्षांशों को, जैसे 45 डिग्री है तो ठीक इसी के समान ये सब 45, 45, 45, 45, 45 सब, तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा का निर्माण होता है ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। और इसी अक्षांश रेखा, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपका 45 डिग्री, इन्हीं के समानांतर पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया है। यानी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया। तो ये सारे समूह यहाँ से पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर ये 90 अक्षांश रेखाएं और ये नीचे, ये सब मिली जुली क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कितनी? 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी? 90। दरअसल ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके साथ ये रेखा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये पृथ्वी पर
एक लकीर या रेखा न होकर के पूरे पृथ्वी पर एक सर्किल या वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरे पृथ्वी को यूं ऐसे चारों तरफ से लिपटी हुई हैं पूरे पृथ्वी से। जैसे कोई बॉल हो, कोई गेंद हो, कोई लकीर यहाँ से ऐसे जाते इसके पीछे होते हुए ऐसे यहाँ तक चला आए, तो बिल्कुल ऐसे हैं ये। प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक वृत्त का निर्माण करती है। तो अगर वृत्त का निर्माण करती है तो अक्षांशी वृत्त इसे कहा जाना चाहिए, कहा भी जाता है। अक्षांशी वृत्त भी कहा जाता है, लेकिन जनरली तौर पर क्या करते हैं, अक्षांश रेखाएं इनको कहा जाता है। तो ये जो अक्षांशी वृत्त हैं जो पृथ्वी पर एक सर्किल का निर्माण करती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं तब क्यों कहते हैं, ये बड़ा मैटर। दरअसल ये कंडीशन क्या है कि ये पृथ्वी जो है पूरी तरीके से, ये जो सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे भी एक हिस्सा है। जैसे अगर गेंद अगर आपके सामने बिल्कुल ऐसे रखा जाए, ऐसे गेंद आपके सामने रखा जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई ये देगा, ये केवल ये सामने वाला हिस्सा, इसके पीछे वाला ये हिस्सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये जो सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये लकीरें बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई देती हैं, तो एक लकीर के रूप में ये आपको दिखाई देती हैं, एक रेखा के रूप में ये आपके सामने प्रदर्शित होती हैं। इसी आधार पर ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दरअसल प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी पर एक पूरी तरीके से वृत्त है, एक सर्किल का निर्माण करती है, एक वृत्त का निर्माण करती है। ठीक, तो अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्रत्येक अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर एक सर्किल या वृत्त का निर्माण करती हैं, तो सबसे बड़ी वृत्त कौन सा निर्माण करती है, सबसे बड़ी वृत्त कौन सा निर्माण करती है, कौन सा जवाब होगा? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी निर्माण करती है। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि अगर ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा सबसे बड़े सर्किल का निर्माण करती है पृथ्वी पर, तो सबसे छोटा कौन सा कर रहा होगा? ये पता करने के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी ये होना चाहिए कि जितनी अक्षांश रेखाएं हैं या अक्षांशी वृत्त हैं, यहां से ध्रुवों की तरफ जाने पर, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों की तरफ गमन करने पर जितने अक्षांशीय रेखाएं हैं, जितने ये अक्षांशी वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। इनकी त्रिज्या छोटी होती चली जाती है कहाँ से? पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है या भूमध्य रेखी वृत्त जो है, यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जितनी ये अक्षांश रेखाएं आपको मिलेंगी ध्रुवों की तरफ गमन करने पर, सबकी जो त्रिज्या होगी इस अक्षांशी वृत्त की वो छोटी होती चली जाती है ध्रुवों की तरफ गमन करने पर। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर चलना शुरू कर देंगे, प्रत्येक देशांतर रेखा की जो त्रिज्या होगी, अक्षांशी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो छोटी होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी जाने पर ऐसे होता है। तो अब ये बताइए सबसे बड़ा, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही शुरुआत किया गया तो जाहिर सी बात, तो पृथ्वी भूमध्य पर सबसे बड़ी भूमध्य रेखा, सबसे बड़ी अक्षांशी जो वृत्त का निर्माण करेगी वो कौन सा रेखा करेगी? भूमध्य रेखा। और सबसे छोटी जो अक्षांशी वृत्त होगी जिसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी वो कौन सा होगा ऊपर जाने पर? 90 डिग्री, गलत आंसर। 90 नहीं होगा, 89 होगा, 89 डिग्री होगा। और क्यों 89 होगा इसको पता करने के लिए आपके सामने एक चित्र हम बनाते हैं। जैसे यूं समझिए कि ये पृथ्वी से मान सकते हैं, और यूं समझिए कि ये इसका मध्य से ये जो पार्ट है, यहाँ समझिए भूमध्य रेखा है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका दक्षिणी ध्रुव। इस पर
ऐसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं, उत्तर की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, दक्षिण की तरफ भी ऐसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ भूमध्य रेखा से गमन करने पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है। ये जो 90 डिग्री का ऊपर वाला अक्षांशीय वृत्त है ये कैसा बनता है ये पता करते हैं। तो इस फिगर को क्या करते हैं, आपके सामने ऐसे ड्रा करते हैं। यानी ये जो ऊपर वाला 90 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है इसको आपके सामने ऐसे लाते हैं। ये रेड वाला जो पोर्शन है यूँ समझिए कि ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है जो ऐसे था, अब इसको फिगर के माध्यम से ऐसे आपके सामने लाते हैं। ये आपका 90 डिग्री जो बिंदु है, ये आपका 89, 88 ऐसे ही ये घटता चला जाएगा। और इससे ये जो लाइन है आपके सामने ऐसे इसको लकीर से थोड़ा सा प्रदर्शित कर देते हैं। इसे आप मानिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। आपके सामने पिछला वाला फिगर हल्का सा ड्रा कर देते हैं। जैसे कि ये आपका भूमध्य रेखा था 0 डिग्री, यहाँ से ये उत्तरी ध्रुव की तरफ खींची गई अक्षांशीय रेखाएं थीं, यहाँ से ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई अक्षांशीय रेखाएं थीं। ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा था। तो ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये यही है। ये 90 डिग्री वाला सेक्शन ये जो बिंदु के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है ये बिल्कुल ऐसे आपके सामने, ये जो ऐसे था इसको अब ये 90 डिग्री ऐसे बिल्कुल आपके सामने ड्रा कर दिया गया है। तो आप ये सोचो, ये आपका भूमध्य रेखा जो सबसे बड़े पृथ्वी पर सबसे बड़े अक्षांशीय वृत्त का निर्माण कर रही थी, इससे जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, उत्तरी ध्रुव ये इधर जब भी जाएंगे तो नीचे ये इसके पूरा उधर दक्षिणी ध्रुव होगा। तो जैसे ही भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं, तो पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं दरअसल पृथ्वी पर एक सर्किल वृत्त का निर्माण करती हैं। और ये जितना सर्किल आपको दिखाई दे रहा है ये सब वही अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय वृत्त हैं जो सामने से बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगी, बिल्कुल एक लकीर या रेखा के रूप में दिखाई देती हैं, इसलिए इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। जबकि वास्तविक में क्या है, पृथ्वी पर एक वृत्त है, ये ऐसे, ये सामने से देखेंगे तो रेखा के रूप में, लकीर के रूप में दिखाई देता है, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि पृथ्वी पर ये चारों तरफ से ऐसे पृथ्वी को घेरी हुई हैं, लपेटी हुई हैं। जैसे ऊन का गोला देखा है ना, ऊन का गोला, ये जो महिलाएं स्वेटर बुनती हैं तो उनका जो गोला होता है उसमें क्या होता है कि एक जो ऊन होता है ना, हम लपेटते हैं उसको चारों तरफ से ऐसे जैसे भी लपेटते हैं, तो सामने से जब आप देखोगे तो केवल सामने वाला ही एक हिस्सा ऊन का एक लकीर टाइप का पता चलेगा, जबकि पीछे वाला हिस्सा तो नहीं पता चलता है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ऊन का वो जो एक लकीर वो पूरी तरीके से एक रिंग बनाता है, एक घेरा बनाता है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त का निर्माण कौन कर रहा था, भूमध्य रेखा। यहाँ से जैसे ही हम गमन करना शुरू किए, अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्याएं देखिए अपने आप छोटी होती चली जा रही हैं, अपने आप छोटी होती चली जा रही हैं, अपने आप छोटी होती चली जा रही हैं, छोटी होती चली जा रही हैं। और अंततः जब जैसे ही हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ जा करके वो जो अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या है वो 0 हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है। और अगर कोई वृत्त है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। बिना रेडियस का सर्किल सुना है क्या? नहीं। जहाँ रेडियस 0 हो गया, 0 हो गया, वहाँ वो रेडियस, वहाँ वो सर्किल किस में तब्दील हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, बिंदु में बदल जाएगा। कोई रेडियस अगर उसका है तो जाहिर सी बात है सर्किल का, वृत्त का निर्माण करेगा ही करेगा। तो यहाँ जाते जाते जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। और जैसे ही रेडियस 0 हो गई तो अक्षांशीय वृत्त वो बना नहीं, वो एक बिंदु में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक उससे पहले वाला कौन सा होगा, 89, ये कौन सा होगा, ये 89 होगा।
तो अगर ये आपसे इसी ढंग से पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी करती है पृथ्वी पर, सबसे बड़े अक्षांशीय वृत्त का निर्माण कौन करती है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है, सबसे छोटा 89 डिग्री करती है। कभी भी आंसर आप 90 नहीं करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पूरी तरीके से एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है और वो पृथ्वी पर अक्षांशीय वृत्त का निर्माण नहीं करता, वो एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे छोटा 89 डिग्री और सबसे बड़ा भूमध्य रेखा 0 डिग्री। समझ में आया? पीछे लौटते हैं, पीछे वाले फिगर पे। पीछे वाले फिगर में हमने ये देखा कि ये जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा, यह इसके समानांतर हमने 90 अक्षांश रेखाओं का उत्तर में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में निर्माण किया अक्षांश रेखाओं का। अब इनके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं हैं, सबके बीच की जो दूरी होती है, सबके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर होती है। और वो दूरी कितना होती है? वो दूरी होती है 111 किलोमीटर लगभग, अप्रॉक्सीमेट इतना कितना 111 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं ध्रुवों तक, सबके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और ये जो एक पेटी का निर्माण हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक दो अक्षांश रेखाओं के बीच ये पूरी एक पेटी का निर्माण जो हो रहा है, इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है और दूरी होती है 111 किलोमीटर। और ये जो पेटी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, उस पेटी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यूं सोचिए कि हमने क्या किया, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समानांतर 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण कर दिया। जैसे ये 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा, ये पता चला आपका 10 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 40, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचता है? 50 डिग्री तक 90 डिग्री तक पहुँचता है। ऐसे कर करके, और बीच में जैसे ये 0 है तो यहाँ से 10 है तो इसके बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। इसके बीच बीच में ये सारी लकीरें हैं। हमने 10-10 के फॉर्म में यहाँ से वहाँ तक डिवाइड कर रखा है। तो ये सब अक्षांश रेखाएं, ऐसे दक्षिण में ही अक्षांश रेखाएं हैं। अब थोड़ा सा इससे पहले वाले फिगर पे हम लौटते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा था, तो इसको हमने ये जाना कि पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा, इसलिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, ये सब देखा था। अच्छा, यूं समझिए कि ये जो देश का हम पता कर रहे थे कि ये देश कहाँ है, ये पता करने के लिए कि ये देश कहाँ है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर था। जैसे ही हम समान दूरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से जैसे ही हम ये पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचे, एक बिंदु का निर्धारण किए और यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे इस बिंदु से गुजरती हुई एक लकीर खींच दिए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका नाम हमने दिया भूमध्य रेखा। जैसे ही भूमध्य रेखा का हमने निर्माण कर दिया तो पता चला अभी तक ये जो देश ये ए था, जिसको हम पता कर रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन इसका कहाँ है, कहाँ ये स्थित है, अब पता चला कि ये कहाँ है। पृथ्वी पर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और एक्यूरेट डेटा मिलना शुरू हो गया और कहाँ तक पहुँच गए, ये पता चला कि हम कहाँ पहुँचे, उत्तरी गोलार्ध में ये है। ये देश कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। पहुँच गए करीब। इसके साथ साथ 2 टर्मोलॉजी और है, उसको जान लेते हैं, फिर आगे फिगर पे चलते हैं। तो ये है कि भूमध्य रेखा दरअसल पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा इसको कहा गया। विषुवत रेखा, इसका एक नाम और है विषुवत रेखा। वो क्या है? दरअसल विषुवत शब्द से पहले एक शब्द है, उससे आप समझिए। वो शब्द है विषुव।
विषुव का दरअसल एक अर्थ लिया जाता है समान से, इसका मतलब होता है समान, विषुव का मतलब होता है समान। तो विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? दरअसल जो सूर्य तो अपनी तरीके से अपने स्थान पर स्थित है, पृथ्वी उसकी परिक्रमण करती है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो सूर्य का एक प्रोसेस है, आगे हम लोग देखेंगे, जिसको कहा जाता है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, यानी सूर्य का एक बार भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ गमन करना और एक बार दक्षिण की तरफ, भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ गमन करना। दरअसल सूर्य गमन नहीं करता, वो पूरी तरीके से अपनी जगह स्थित है। पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक करती है घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति करती है। तो परिक्रमण गति के कारण चूंकि पृथ्वी पर हम हैं, तो परिक्रमण गति जब पृथ्वी करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य साल भर में एक बार भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ जा रहा है और एक बार दक्षिण की तरफ जा रहा है, जबकि सूर्य गमन नहीं करता, सूर्य स्थित है, गमन पृथ्वी करती रहती है। लेकिन पृथ्वी पर हम स्थित हैं, पृथ्वी पर, तो इसकी वजह से पता नहीं चलता। अब इसका अगर पता करना है कि पृथ्वी कैसे गति करती है, तो आपको पृथ्वी छोड़कर स्पेस में जाना होगा, और स्पेस से तब आप देखेंगे तो पता चलेगा इसका घूर्णन गति, जो भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि दरअसल ये विषुव कंडीशन क्या है। तो जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन जो होना है, जो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, तो जो सूर्य जब उत्तर की तरफ जाता है और दक्षिण की तरफ जाता है, तो वर्ष में 2 बार ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा स्थिति आता है कि सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। एक बार 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो ये जो 21 और 23 मार्च का ये जो स्थिति है, जिसमें सूर्य पूरी तरीके से भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी कंडीशन को विषुव कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। और किस लकीर पर जाता है? भूमध्य लकीर पर, भूमध्य रेखा पर पूरी तरीके से लंबवत होता है। तो इस विषुव स्थिति किस पर गुजरती है? भूमध्य रेखा के ऊपर गुजरती है, इसलिए इसी के तात्पर्य में इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। एक शब्द और है इसका, 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश। इसको 0 डिग्री अक्षांश क्यों कहते हैं? इससे पहले वाले में हमने ये देखा था कि अक्षांश हमने क्या बताया था? अक्षांश ये बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से, ये आपका भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी कि ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा, ये केंद्र, यहाँ से अगर हम ये कोई दूरी मापते हैं, जो 45 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, यहाँ से है मापी गई कोणीय दूरी, ये क्या प्रदर्शित करती है कि इसके समानांतर ये जितने बिंदु होंगे, सबको मिलाने वाली जो लकीर होगी वो 60 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। और ये जो कोणीय मापन है वो कितना है? 60 डिग्री का है। यानी ये अक्षांश क्या प्रदर्शित करता है कि ये कोणीय मापन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कोणीय मापन कितने का है? 60 डिग्री का है। अगर एक स्थान यहाँ है, यहाँ हम क्या करते हैं? कोणीय मापन करते हैं, तो पता चलता है यहाँ से गुजरने वाली, ये पता चला कि ये 30 डिग्री का है। तो पता चला इसके समानांतर जितनी लकीरें खींची जाएंगी, जितने बिंदु होंगे, सबको मिला करके एक लकीर जो बनेगी वो पता चलेगा 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी ना। अब पता चला यहाँ से करते करते कोई स्थान यहाँ है, इसका अक्षांश हम मापते हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए पता चला यहाँ से, तो ये पता चला आपका कि ये 20 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है इसके समानांतर जितने ऐसे बिंदु होंगे,
यहाँ से ये जो मिल करके एक लकीर निर्माण करेगी, एक वृत्त सर्किल का जो निर्माण करेगी, वो 20 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। ऐसे करते करते सोचो, जब ये जो कोणीय मापन हम एक बार 60 डिग्री पर कर रहे हैं, एक बार 30 डिग्री का, एक बार 20 डिग्री का, करते करते जब आप शून्य पर चले आओ, कोणीय दूरी कितना हो, शून्य हो, ना 60 हो, ना 30 हो, ना 20 हो, करते करते कहाँ आए, इधर 10 पर आए, 5 पर आए, 4 पर आए, 3 2 और कहाँ आ गए, शून्य पर आ गए। तो भूमध्य रेखा तो पहले से ही है और कोणीय दूरी ये घटते 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 कहाँ तक आ जा रहा है, शून्य पर आ जा रहा है। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर ही ये ओवरलैप कर जा रहा है। 60 से घटते घटते कहाँ आ गया, भूमध्य रेखा पर आ गया। यानी भूमध्य रेखा तो पहले से खींचा गया था, बाद में ये दूरी, कोणीय जो दूरी है जिसका हम मापन करते रहते हैं, ये घटते 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 कहाँ तक आ गया, 0, एकदम बिल्कुल भूमध्य रेखा पर आ गया, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश किस पर से गुजरती है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर से ही गुजर जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश, जो कहां से गुजरता है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर से ही गुजर जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश। अगर 0 से थोड़ा सा भी ऊपर गए, 1 डिग्री भी अगर आप ऊपर चले गए, तो पता चलेगा ये 1 डिग्री का, ये पता चलेगा एक कोणीय दूरी आपको दिखाई देना शुरू कर देगा, जो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर होगा। अंतर बिल्कुल दोनों के बीच का एक जो गैप होगा बहुत बारीक होगा, लेकिन फिर भी गैप होगा, बारीक ही सही, छोटा ही सही, लेकिन होगा। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश में क्या होगा, बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर से ही ये लकीर गुजर जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। इसलिए वो गैप आपको दिखाई नहीं देता। परिणाम स्वरूप इसको भूमध्य रेखा पृथ्वी के भू के मध्य से गुजरती है। विषुवत रेखा, क्योंकि 2 बार विषुव वाली कंडीशन इसी रेखा पर गुजरती है, इसी रेखा के सापेक्ष होती है, इसी रेखा के समानांतर लंबवत इसी रेखा पर होती है। और तीसरा, इसलिए विषुवत रेखा, तीसरा 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री जो अक्षांश का मापन किया जाता है, जो 0 डिग्री कोणीय दूरी है, अक्षांशीय दूरी का जो मापन किया जाता है, वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर ही गुजरती है, उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। समझ में आया। हम लोग कहाँ थे, पता कर रहे थे कि देश का लोकेशन कहाँ है, ये ए नामक देश। तो सबसे पहले पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में पहुंचे, तो पहुंचे उसके करीब। अब पहुंचते हैं इसके आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हम। तो ये आपका ये मैप बना था। इससे पहले हम ये इस फिगर में देखते हैं कि ये जो ए नामक देश है, इसी का लोकेशन हमको पता करना है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसी को कहा जाता है। तो ये देश यहाँ था, ए नामक देश था। भूमध्य रेखा से पहले ये पृथ्वी पर था। भूमध्य रेखा का निर्माण होने के बाद से ये पहुँचा था उत्तरी गोलार्ध में। अब ये देखते हैं अब कहाँ तक इसके करीब हम पहुँचते हैं। ये वाला फिगर आपको याद है, भूमध्य रेखा से इसी के समानांतर 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और यहीं से 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, इन रेखाओं का निर्माण किया गया। वही निर्माण अब इस फिगर पे करते हैं। 0 डिग्री, ये 10 डिग्री अक्षांश, यानी इसके मध्य, इस 0 से 10 के बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बारीक बारीक रेखाएं हैं। तो 10-10 के एक अंतर पे हम चलते हैं। ये 10 डिग्री अक्षांश, ये 20 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90।
ठीक है। सॉरी, ये हाँ अब हुआ। तो ये ए नामक जो देश था, ये ऐसे, ये 40 हो गया, ये आपका एक 50 डिग्री अक्षांश हो गया। तो अगर अब इसमें हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि दरअसल इसका ये जो विस्तार है, सबसे पहले इस फिगर में हम ये देखते हैं कि यहाँ कि जो देश सर्वप्रथम पृथ्वी पर था, भूमध्य रेखा बनने के बाद से ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंचा, और इसके बाद से जैसे ही अक्षांश रेखाओं का हमने निर्माण कर दिया तो ये पता चलता है इस देश का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। इस देश का जो विस्तार है वो पहुंचा है कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 30 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। इसके साथ एक शब्द और आपको जोड़ना है, ये है कहाँ, कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में। ये आपका भूमध्य रेखा, तो कहाँ स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका विस्तार कितना है, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है, 50 डिग्री अक्षांश तक है। तो इस 30 और 50 शब्द के आगे आपको क्या जोड़ना होगा, एन, यानी कि उत्तरी, जिससे ये पता चले कि ये कौन से। अब दक्षिण में भी, चूंकि इसके नीचे दक्षिण में भी तो ये अक्षांशी रेखाएं हैं, तो दक्षिण में भी तो इसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। तो दक्षिण में भी तो 10, 20, 30 ऐसे करके 90 अक्षांश रेखाओं का निर्माण हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ये पता चल सके कि दरअसल ये कहाँ है। तो अगर 30 से 50 के मध्य इसका विस्तार है तो कौन सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षिण गोलार्ध में है, जैसे पता चलिए ये 30 डिग्री हो गया अक्षांश, ये 50 डिग्री। तो अगर आप केवल ये कहेंगे इसका विस्तार 30 डिग्री से 50 डिग्री तक है, तो सामने वाला ये समझेगा 30 से 50 वाला आखिर कौन सा, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो जब ये एन शब्द आप निरूपित कर देंगे तो ये पता चलेगा कि बिल्कुल ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो एक देश जो सबसे पहले पृथ्वी पर था, भूमध्य रेखा का निर्माण करने के बाद से वो उत्तरी गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का निर्माण करने के बाद से ये पता चला कि ये उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, इसके साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार केवल 30 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य है। कितना, केवल 30 से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य, करीब पहुंचे ना। तो इसका हमने विस्तार, उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार तो हम निकाल लिए इसका, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार पता है क्या, नहीं पता है। पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार पता है, नहीं पता है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको देशांतर रेखाओं से। किससे पता चलेगा, देशांतर रेखाओं से। तो ये जनरली था अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश की रेखाओं के बारे में ये मोटी मोटा एक जानकारी था। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे। तो ये अक्षांश रेखाएं पता चला, अभी भी कंडीशन हम वही ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन वही है कि वो देश कहाँ स्थित है, इसी के बारे में हम पता कर रहे हैं। तो पता करते करते अक्षांश रेखाओं का हमने निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद से ये बताया कि इसका विस्तार दरअसल उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य, वो भी कौन सा, उत्तरी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाओं पे आते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
आपके जेहन में ये फिगर बना रहे, इसके लिए यहाँ ये फिगर हम ड्रा कर देते हैं। ये जो देश था, ये नॉर्थ पोल है, नीचे ये साउथ पोल होगा। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? 30 से 50 डिग्री नॉर्थ था। ये आपका भूमध्य रेखा मान लिया। आते हैं देशांतर रेखाओं पे। देशांतर रेखाएं क्या है, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है? ये समझते हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से। पृथ्वी पर जब हम भूमध्य रेखा का निर्धारण कर रहे थे तो हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल ये थी कि भूमध्य रेखा कहाँ से खींचा जाए, कहाँ भूमध्य रेखा को निरूपित किया जाए कि कहाँ ये हो। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से हम चलना शुरू किए और समान दूरी चले, फिर दक्षिणी ध्रुव से भी समान दूरी चले, और दोनों तरफ से एक समान दूरी चलने के बाद से जो मध्य बिंदु मिला, वहाँ से पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमने क्या किया, एक लकीर खींच दी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो पता चला कि यही भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर कहीं और से खींच सकते हैं क्या? ये जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से दोनों तरफ से समान दूरी चलने के अलावा जो बिंदु मिलता है, दोनों तरफ से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से जो बिंदु प्राप्त होता है, इसके अलावा अगर कहा जाए कि वहाँ से नहीं लकीर खींचना है, कहीं और से खींचिए और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें एक टर्म और कंडीशन, एक तरीके से एक मजबूरी थी कि आपको ये दायरा पालन करना था, इस दायरे में रहना था कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से जो बिंदु मिलेगी, वहीं से पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमको लकीर खींचनी है, वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ये पृथ्वी को सोचिए कैसे बांटती है, बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की दिशा में 2 पार्ट में बांट देती है। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि इसी पृथ्वी को ऐसे डिवाइड करना है, जैसे सपोज दैट कि ये समझिए कि ये 2 नींबू है, एक और ये दूसरा नींबू समझिए, या फिर संतरा, कुछ भी कहिए, सेब कहिए, कुछ भी कहिए। तो ये कहिए कि एक ये है और एक ये, 2 नींबू हैं। आपको ये कहना है कि दोनों को काटना है, मध्य से काटना है, बिल्कुल मध्य से, बीच से काटना है, कोई हिस्सा छोटा बड़ा न हो। तो कैसे काटेंगे? पहले वाले कंडीशन में आपको ये करना है कि इसको क्या करना है कि बिल्कुल मध्य से पश्चिम से पूर्व की दिशा में काटना है। पहले वाले कंडीशन में ये है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में बिल्कुल ऐसे काटना है, क्षैतिज। समझ में आया? और दूसरे वाले कंडीशन में यह है कि इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ काटना है, ऐसे बिल्कुल। इसमें तो ऐसे था, और दोनों का जो कट करने के बाद से जो 2 भाग आपको मिलेंगे, दोनों भाग बराबर होना चाहिए, कोई कम या अधिक न हो। तो इस वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस वाले कंडीशन में यही करेंगे कि जो इसका टॉप पोर्शन है, यहाँ से भी समान दूरी चलेंगे और यहाँ से भी समान दूरी चलेंगे, तभी जो बिंदु मिलेगा वहीं से जब इसको काटेंगे तभी ये 2 भाग में डिवाइड होगा, तभी ये 2 भाग में बटेगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर से काट दिया तो ये 2 भाग में नहीं जाएगा। तो इसके सामने तो कंडीशन है, ऐसी मजबूरी है। लेकिन इसमें आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी नींबू को ऐसे काटना है। तो इसमें क्या कोई मजबूरी है क्या कि अगर ये नींबू है, यहाँ से ऐसे काटेंगे तभी 2 भाग में कटे, अगर इसको रोटेट करके यहाँ से ऐसे काट दे तो नहीं वो कटेगा? कटना है। तो इसमें कंडीशन, इसमें तो ये कंडीशन था, लाजिम था कि आपको दोनों उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी चलने के बाद से ही आपको वो आप कट करेंगे तो 2 मध्य भागों में बटा। जबकि इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ जो कट करना है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल, जो क्या कहता है कि लंबवत जो कट करना है, इसमें ये होगा कि आप कहीं से भी, जैसे गेंद है,
या नींबू का ही उदाहरण दिया, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ कहीं से भी रोटेट करके, ऐसे कहीं से भी हिस्सा, यहाँ से भी काट सकते हैं, या फिर रोटेट कर दिया यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, कहीं से भी रोटेट करके। जैसे इसको अगर समझ लेते हैं कि ये अगर, तो इसमें क्या करना है कि इसको अगर ये वाले कंडीशन में समझते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट वाले कंडीशन में कि बिल्कुल ऐसे इसको काटना है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ से समान दूरी चले और यहाँ से समान दूरी चले। तो जो दूरी मिला यहाँ से ऐसे इसको कट कर दिया, निकल गया। लेकिन इसको कहना है इसको ऐसे उत्तरी और दक्षिणी पार्ट में नहीं डिवाइड करना है, इसको ऐसे कट करिए कि ये पूर्वी और पश्चिमी भाग में, दो भाग में ऐसे ये हमको मिले हिस्सा, इस ढंग से हिस्सा, दो हिस्सा ना मिले, इस रूप में मिले। तो इस रूप में आपको इसमें कोई कंडीशन है क्या कि यहीं से काटेंगे तभी होगा, यहाँ से काटेंगे तब भी हो सकता है, होगा, यहाँ से काटेंगे ऐसे तब भी हो जाएगा, यहाँ रोटेट करिए यहाँ से काटेंगे तब भी हो जाएगा। यानी कहीं से भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए फिर ऐसे ले जा करके उत्तरी ध्रुव पर मिला दिया, तो वो दो भाग में कट हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर भाग में कटेगा। तो यहाँ तो एक कंडीशन था, इसमें कंडीशन नहीं है। और यहाँ भूमध्य रेखा चुनने का वो एक टर्मोलॉजी था, एक कंडीशन था, उसको आप फॉलो नहीं करते तो भूमध्य रेखा का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों तरफ से समान दूरी तय करने के बाद से जो बिंदु मिली थी वहीं से आपको गुजरना था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि इसमें जो है कि ये प्रधान जो रेखा है, एक ऐसी लकीर जो दो भाग में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में इसको डिवाइड करे, इसका जो बेस, जो बेसिक, जैसे इसमें 0 डिग्री अक्षांश दो बेस लाइन था, तो इसमें जो बेस लाइन का आपका निर्माण करना था, तो इसके लिए आप कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं, बस रोटेट करिए, कहीं से भी कट कर दीजिए, दो बराबर भाग में वो कट जाएगा। तो यहाँ से भूमध्य रेखा तो के लिए तो मजबूरी थी, लेकिन इसमें से नहीं। तो जब अक्षांश रेखाओं का निर्माण भूगोलवेत्ताओं ने कर लिया, तो ये माना कि भूमध्य रेखा यहाँ से ये सारे कंडीशन से गुजरती है। लेकिन देशांतर रेखा, पृथ्वी गोल है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इनको क्या करना है, कट करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, फिर इसे ले जाकर के उत्तर की तरफ से मिला देना, दो भाग में कट, वो डिवाइड हो जाता। लेकिन ये करना था कि कहाँ से इसका बेस माना जाए, जो प्रधान रेखा खींचा जाए, जिसमें प्रधान रेखा 0 डिग्री अक्षांश थी, भूमध्य रेखा थी, इसी के समानांतर 90 अक्षांश उत्तर और 90 अक्षांश दक्षिण में निर्माण किया गया था। लेकिन देशांतर रेखा के लिए जो प्रधान देशांतर रेखा हो, जैसे इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य या विषुवत रेखा है, इसी तरीके से इसका जो प्रधान रेखा हो, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, दरअसल ये इसको कहाँ से डिवाइड किया, कहाँ से लिया जाए, इसको कहाँ से इसको बेस बनाया जाए, आधार कहाँ से बनाया जाए, ये इनके सामने चीज़ें थी। कहीं से भी ले सकते थे, यूरोपियन भूगोलवेत्ताओं का वर्चस्व था। उन्होंने क्या कहा कि जो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, कौन सा जगह है, ग्रीनविच वेधशाला, यहीं से गुजरती हुई एक लकीर को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक लकीर का इन्होंने निर्माण किया, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक जो स्थान है, वेधशाला है, वहीं से ये लकीर घिसती है। उन्होंने कहा कि यहीं से इसका बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, यहीं से सारी चीज़ें नियंत्रित होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको बेस बना लिया ग्रीनविच को, इसी आधार पर इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ ग्रीनविच लाइन भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ ग्रीनविच लाइन भी इसको कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। और इसके साथ साथ इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का एक और नाम है, इसे कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखाएं हैं। यामोत्तर का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ गमन करने वाली, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ गमन करती है। और प्रधान इसलिए कि यही बेस है, यहीं से सारे देशांतर रेखाओं का निर्माण होना है। तो ये पता चला, इसमें तो भूमध्य रेखा का निर्माण कैसे हुआ था ये आपको पता चला। इसमें टर्म एंड कंडीशन था कि उसको फॉलो करना था, दोनों तरफ से, दोनों ध्रुवों से समान दूरी, और इसमें ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था। तो कहीं से भी इसको खींचा जा सकता था, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में कन्वर्ट कर दे, तोड़ देती या डिवाइड कर देती। तो यहाँ से हमने ये किया, इन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड के पश्चात
जैसे ही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा का निर्माण किया गया, पृथ्वी दो भाग में डिवाइड हुई। कौन से भाग में? दो भाग में डिवाइड हुई। एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी। तो जब तक ये प्रधान देशांतर रेखा का निर्माण नहीं किया गया था तब तक पूरी पृथ्वी क्या थी? एक वृत्त थी, एक गोले के आकार की थी। लेकिन जैसे ही उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने प्रधान देशांतर रेखा का निर्माण किया, पृथ्वी दो भाग में बटी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पूर्वी वाले हिस्से को हमने क्या कहा? चूंकि गोले का आधा है, जैसे अक्षांश रेखाओं में हमने देखा था भूमध्य रेखा के पास एक गोला दो पार्ट में टूटा था, तो उत्तर वाला गोला का आधा अर्ध गोला, तो इसलिए उसको गोलार्ध कहा गया। दक्षिण वाला गोले का आधा गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से ये भी, तो पूर्व वाला हिस्सा एक पूरे सर्किल गोले का ये एक आधा बना, ये गोले का ये आधा वाला हिस्सा, तो इसको क्या कहा गया? पूर्वी गोलार्ध। और ये इसको क्या कहा गया? पश्चिमी गोलार्ध। याद रखिएगा, केवल 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटती। इसके पीछे एक और रेखा है, ये दोनों जब मिलती हैं तब पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटती है। इसके पीछे की जो रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। कितनी? 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसके पीछे वाली। क्यों? क्योंकि जैसे अगर इसको हम पृथ्वी समझते हैं, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो अगर प्रधान देशांतर रेखा केवल यहीं से लकीर खींचते हुए और यहीं तक अगर केवल कट करते हैं तो क्या ये दो भाग में डिवाइड हो गया? नहीं हुआ। जब तक पीछे से ये पूरा हिस्सा इधर नहीं मिलाएंगे तब तक ये दो भाग में नहीं बटेगा। तो केवल 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटती। इसके पीछे वाला जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जब दोनों 0 डिग्री देशांतर रेखा और पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा जब ये दोनों मिलती हैं तब पृथ्वी दो बराबर भागों में बंट जाती है। और कौन से दो बराबर भाग? एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो जैसे ही हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्माण किया तो ये क्या किया कि ये जो पूर्वी गोलार्ध हमने मिला तो क्या किया? इसके समानांतर ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा आपकी आंखों के सामने रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। तो हमने क्या किया? ये जो पृथ्वी का 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बेस लाइन है, इसके आधार पर यहाँ से हम पूर्वी गोलार्ध में पीछे ठीक इसके गए तो कितना घूम गए? अगर आप यहाँ से सपोज दैट करिए कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ से आप गमन करते जा रहे हैं और ठीक इसके ऐसे पीछे तक आ गए, यहाँ से ठीक इसके ऐसे पीछे आ गए, कितना चले? 180 डिग्री। यहाँ से फिर अगर यहाँ अपने वाले ओरिजिन पॉइंट पर आ गए तो कितना हुआ? 360 हुआ ना। तो यहाँ से जब हम अब चलना शुरू कर दे रहे हैं और यहाँ से ठीक इसके पीछे तक यहाँ आ रहे हैं तो पता चला कितना हम चले? 180। और यहाँ से इसी बेस लाइन से प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ भी ठीक इसके पीछे आए तो इधर कितना चले? 180 डिग्री। यानी पूरी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं? 360 देशांतर रेखाओं में पृथ्वी को क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। और क्यों 360 देशांतर रेखाओं में बांटा गया? क्योंकि एक वृत्त जो होता है वो जनरली 360 डिग्री अंश का निर्माण करता है। तो ये सोचा गया कि दरअसल अगर 360 एक वृत्त जो है वो 360 डिग्री अंश का या कोण का निर्माण करता है, 360 डिग्री का निर्माण करता है, तो ये कहा गया कि पृथ्वी भी तो एक वृत्त के समान ही है। तो क्यों न किया जाए कि कैलकुलेशन में आसानी हो,
इसके लिए हम भी क्या करते हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनको भी 360 देशांतर रेखाओं में बांट देते हैं। 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ, और 180 यहाँ से पश्चिम की तरफ हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं प्रधान देशांतर रेखा से या प्रधान यामोत्तर रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की हिस्से वाली। तो इन्होंने क्या किया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब क्या होता है, एक पिछला हिस्सा का एक फिगर ये था कि यहाँ हम देखते हैं कि जितनी अक्षांश रेखाएं हैं सबके बीच की ये जो दूरी है ये बराबर है ना, सबके बीच की दूरी ये जो है वो बराबर है। और ये दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की ये जो पेटी है इसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। और सबके बीच यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने तक पर प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, जबकि अक्षांशी त्रिज्याएं घटती जाती हैं और अंततः 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जाने पर वो जो वृत्त की रेडियस होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखते हैं हम देशांतर रेखाओं में क्या होता है। देशांतर रेखाओं में ये आपका भूमध्य रेखा हमने खींच दिया। देशांतर रेखाओं में क्या है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपका 111.321 किलोमीटर। 111.321 किलोमीटर होती है। और याद रखिएगा ये जो दूरी है 111.321 किलोमीटर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। ये जो दूरी मेजर किया गया है ये भूमध्य रेखा पर किया गया है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 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 ये सारे। जबकि यहाँ से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ध्रुवों की तरफ, जैसे हमने इस पर भी क्या किया कि अक्षांश रेखाओं का निर्माण कर दिया। सपोज दैट ये सारे अक्षांश रेखाएं कर दिया निर्माण। तो जैसे ही अक्षांश रेखाओं का निर्माण इस पर कर दिया और देशांतर रेखाएं पहले से ही मौजूद थी, तो ये पता चलता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो ये 111.321 किलोमीटर थी, ये कहाँ आपको प्राप्त होती है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। और जैसे ही भूमध्य रेखा से हम गमन करना शुरू कर देते हैं कहाँ, ध्रुवों की तरफ, यहाँ से भी ध्रुवों की तरफ, तो ये जो दूरी है 111.321 किलोमीटर ये घटना शुरू कर देती है, ये कम होना शुरू कर देती है। जो मैक्सिमम दूरी वो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.321 किलोमीटर, कहाँ, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर से जैसे ही ध्रुवों की तरफ हम गमन करना शुरू कर देते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम होना शुरू कर देती है। और यहाँ से जैसे कम करते करते देखिए ये कम होते होते अंततः जाकर के ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य हो जाती है, मिल जाती है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू कर देती हैं, काटना शुरू कर देती हैं, सभी एक दूसरे से मिल जाती हैं कहाँ, ध्रुवों पर। तो जैसे ही भूमध्य तो हमने ये क्या किया कि ये देशांतर रेखाओं का निर्माण कर दिया। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है और अंततः कहाँ जाते जाते, ध्रुवों पर जाते जाते ये दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना होगा, ये जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 111.321 किलोमीटर है, तो ये जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच ये जो क्षेत्र हमारा मिल रहा है इसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम इसमें देखते थे इस वाले फिगर में हम ये देखते हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की ये जो क्षेत्र हमको प्राप्त होता है, ये जो पेटी हमको प्राप्त होती है, इसको कटिबंध कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं में उस पेटी को क्या कहा जाता है, ये देखते हैं। देशांतर रेखाओं में ये जो पेटी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की ये जो पेटी होती है इसको कहा जाता है, जैसे ये है, ये देशांतर रेखाओं के बीच की ये जो पेटी है
इनको एक शब्द यूज किया जाता है GORE, गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर। कहीं कहीं ये शब्द गोरे भी इसको लिखा है, प्रोनाउंसिएशन का वो अलग है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। और एक चीज़ और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की ये जो पेटी है उसको गोर कहा जाता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो भूमध्य रेखा पर मिलती है, और कितनी है? 111.321 किलोमीटर है। और अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बीच ये जो इंटरसेक्शन जो मिलता है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है इसे ग्रिड कहा जाता है। और एक फैक्ट और इसके साथ याद रखिएगा कि प्रत्येक देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। कितने पर? 90 डिग्री पर। जैसे ये जितने हैं सब एक दूसरे को कितने पर काटती हैं? 90 डिग्री पर काटती हैं। तो ये पता चला, हमने देशांतर रेखाओं का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हम ये देखते हैं देशांतर। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखिए आप कि ये भूमध्य रेखा आपका यहाँ से भूमध्य रेखा से पूर्व की तरफ ये जो 180 देशांतर रेखाएं, यहाँ से पश्चिम की तरफ ये जो 180 देशांतर रेखाएं हैं, इस पर जितना आप भूमध्य रेखा पर से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर रेखा के साथ 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। कितना? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। और प्रधान देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर रेखा के साथ 4 मिनट का समय घटता जाता है। कितने का? 4 मिनट का समय। और ये 4 मिनट का समय घटता और बढ़ता क्यों है, ये देखते हैं। पृथ्वी कैसी है? वृत्त के समान है। एक वृत्त कितने डिग्री का निर्माण करता है? 360। कितने का? 360। पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? 360। यानी कि कितनी? 360 डिग्री बराबर 360 देशांतर रेखाएं। 360 देशांतर रेखाएं। एक वृत्त 360 डिग्री का निर्माण करता है। पृथ्वी भी बिल्कुल ऐसे ही वृत्त के समान गोलाकार है। तो 360 देशांतर रेखाओं में हमने कैलकुलेशन के लिए भूगोलवेत्ताओं ने 360 देशांतर रेखाओं का निर्माण किया। यानी कि पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में तो कितनी डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है? 324 घंटे में पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। यानी 360 डिग्री घूमने में उससे कितना समय लगा? 360 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगा? 24 घंटे। 24 घंटे लगे उसे कितना घूमने में? 360 डिग्री घूमने में। अब ये सोचिए कि 360 डिग्री 24 घंटे में, तो 1 घंटे में दरअसल ये कितना? 1 घंटे में ये कितना घूम जाएगी? 360 डिवाइडेड बाई 24। अच्छा, 360 डिग्री बराबर जब 360 देशांतर रेखाएं हैं, 360 डिग्री बराबर 360 देशांतर रेखाएं, तो 360 डिग्री की जगह जो 360 देशांतर रेखाएं उसी के बराबर हैं, तो यहाँ 360 डिग्री जगह 360 देशांतर रेखाएं लिखा जा सकता है। तो 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं? 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं? कितनी देशांतर रेखाएं घूम गई है? 15। 1 घंटे में कितनी? 15 देशांतर रेखाएं। तो 15 देशांतर रेखाएं घूमने में इसे कितना समय लगता है? 60 मिनट। कितना लगता है? 60 मिनट। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो अगर ये पूछा जाए कि एक देशांतर में ये कितने मिनट, तो पता चला कि 60 डिवाइडेड बाई 15 कितना मिनट? 4 मिनट। आया 4 मिनट।
वो 4 मिनट आपका अंतर पैदा करता है कि प्रत्येक देशांतर के साथ ये जो 4 मिनट का समय घटता बढ़ता जाता है, वो इसी के कारण होता है। 360 देशांतर घूम जाती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में घूम गई 15 देशांतर, 15 देशांतर बराबर 60 मिनट, इसलिए 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। ये 4 मिनट आ गया आपका आंसर। तो ये जो 4 मिनट ये घूमती है, ये इसी के कारण होता है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये जो 4 मिनट, चलो ये अंतर तो पता चल गया, प्रत्येक देशांतर के साथ ये जो 4 मिनट का आता है, तो प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ 180 तक जाने तक प्रत्येक देशांतर के साथ ये 4 मिनट का समय बढ़ता क्यों है, और प्रत्येक देशांतर के साथ पश्चिम की तरफ जाने पर प्रधान देशांतर रेखा से प्रत्येक देशांतर के साथ ये 4 मिनट का समय घटता क्यों है, ये मेजर कारण है, ये पता करें। पृथ्वी दरअसल घूमती है कहाँ से कहाँ, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अब सोचिए, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये होता है घूर्णन, तो सूर्य की जो किरण होगी वो सबसे पहले कौन से वाले हिस्से पर पहुंचेगी। जैसे सपोज दैट कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, यहां अपना ही देश आप ले लो, ये भारत का ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब यूं सोचो कि ये अरुणाचल प्रदेश इधर, सूर्य की जो किरण होगी वो सबसे पहले कहां पहुंचेगी, गुजरात में या अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद गुजरात में होगा, होगा ना, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करती है। तो इसी कारण प्रधान देशांतर रेखा से जितना हम पूर्व की तरफ चलते जाते हैं, प्रत्येक देशांतर के साथ ये 4 मिनट का जो समय है वो बढ़ता चला जाता है, प्रत्येक देशांतर के साथ ये 4 मिनट का समय। जबकि प्रधान देशांतर रेखा से जब पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर के साथ ये 4 मिनट का जो समय है वो घटता चला जाता है। समझ में आया। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि भारत की एक मानक समय है। यह देखा था हमने कि ये प्रधान देशांतर रेखा था, यहाँ हमने मैप बनाया वो था ये भारत का। तो ये हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि दरअसल पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर के साथ प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर के साथ ये जो 4 मिनट का समय है वो बढ़ता चला जाता है। वो क्यों होता है, दरअसल पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गमन करती है, इसलिए जो सबसे पहले सवेरा होता है, जो सूर्य की किरण जो सबसे पहले पहुंचती है वो ईस्ट वाले जोन पर पहुंचती है, पूर्वी वाले पर। इसके बाद से रोटेट करते करते जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम वाला हिस्सा उसके सामने आता चला जाता है, तो फिर इसके बाद से इधर भी सवेरा होता चला जाता है। इसलिए पूर्व की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर रेखा के साथ 4 मिनट का समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाने पर 4 मिनट का समय जो है कि वो घटता चला जाता है। तब अब हम क्या करते हैं कि एक बार अब पूरा स्थिति देखते हैं, पूरी स्थिति ये देखते हैं कि हमने भूमध्य रेखा का निर्माण किया था, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके सापेक्ष हमने क्या किया था, अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया था। उत्तरी गोलार्ध में कितनी, 90 अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी, 90 अक्षांश रेखाएं। और एक जो वो अपना देश था, कौन सा, शुरू में याद है लेक्चर में कुछ, ए नामक जो देश था, प्रश्न ही यहीं से शुरुआत हुआ था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोगिता क्या है, क्यों इनका निर्माण किया गया, क्यों ये थियरी गढ़ी गई। पृथ्वी पर कोई स्थान, कोई क्षेत्र विशेष, कोई भूखंड, कोई देश, कोई
द्वीप महाद्वीप उसका विस्तार प्राप्त करने के लिए, उसका एग्जैक्ट लोकेशन स्थिति प्राप्त करने के लिए कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इन रेखाओं का निर्माण किया गया था। तो ये पता चला था कि जैसे हम भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं का हमने निर्माण किया, तो ये जो ए नामक देश था इसका अक्षांशीय विस्तार जो था वो 30 से 50 समथिंग ऐसे कुछ था, 30, 40, 50 करके ऐसे 90। तो पता चला इसका ये विस्तार, उत्तरी विस्तार है कहाँ से 30 से 50 तक। उसके बाद से भी किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में, उत्तरी। तो यहाँ हमने क्या कर दिया कि ये नॉर्थ शब्द लगा दिया, जिससे ये पता चला इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। अब जब हमने क्या किया कि देशांतर रेखाओं का निर्माण किया, पूर्व में और ऐसे ही पश्चिम में भी देशांतर रेखाओं का निर्माण किया, तो ये हमारा प्रधान देशांतर रेखा, इसके साथ पूर्व में 10 डिग्री देशांतर रेखा, इसे आप 20 मान सकते हैं, इसे आप एज्यूम कर लो 30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 50 है, और 50 से ये थोड़ा सा पहले है, तो 30 और 50 के बीच में ये मान सकते हो आप कि ये जो लकीर यहाँ से जाएगी एक, ये जो अक्षांश रेखा जाएगी वो लगभग आपका होगी ये 40 और ये 50। तो एक एज्यूम या 10 के बीच में एक तरीके से जो एरिया कवर करता है, आप इसको ये मान सकते हो कि ये लगभग 46 डिग्री अक्षांश होगा। तो अगर ये अब आपसे पूछा जाए कि जो ये ए नामक देश है, ये जो ए नामक देश था, इसका विस्तार कितना था, इसका विस्तार कितना था, तो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरी विस्तार कितना है 30 डिग्री पूर्वी से कहां तक 46 डिग्री पूर्व की तरफ, यानी इसका विस्तार कहां से, पूर्व से पूर्व की तरफ ही है। प्रधान देशांतर रेखा से यह कहां स्थित था, पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। भूमध्य रेखा से कहां स्थित था, उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसके क्या कहेंगे कि ये जो पूरी तरीके से इसको पूछा जाए तो ये कहा जाए कि पूर्वोत्तर में है, पूर्व और उत्तर के गोलार्ध में। लेकिन इसका अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार कितना हुआ 30 से कितना 46 तक, वो भी कहाँ, पूर्व की तरफ, पूर्वी देशांतर है, यानी पूर्व से पूर्व की तरफ ही इसका विस्तार हुआ है। अब आप ये देखिए कि अभी तक इस देश का जब हम पता करने गए थे तो सबसे पहले पृथ्वी पर था, फिर उसके बाद से जब हमने भूमध्य रेखा का निर्माण कर दिया तो पता चला उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अक्षांश रेखाओं का जब निर्माण कर दिया तो ये पता चला, इसके साथ साथ इसका एक अक्षांशीय विस्तार मिला। जब देशांतर रेखाओं का निर्माण किया तो पता चला इसका एक देशांतरी विस्तार मिला। तो इस तरीके से इसका एक एग्जैक्ट अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मिला था, जिसमें इसका अक्षांशीय विस्तार था 30 से 50 डिग्री उत्तर से उत्तर की तरफ ही था, और इसका जो देशांतरी विस्तार था वो 30 से 46 डिग्री था। कितना, 46, और ये कहाँ था, पूर्व से पूर्व की तरफ। पूर्व से पूर्व की तरफ ही था ये विस्तार। तो यही अब ये सोचो कि ये जो लोकेशन है आपके पास, एक तरीके से इसका अक्षांशीय विस्तार का जो लोकेशन आपको प्राप्त होता है कि 30 उत्तरी से 50 उत्तरी और 30 ईस्ट से 46 ईस्ट तक, ये जो इसका विस्तार है, किसी से भी, जो शुरू में हमने क्वेश्चन किया था ये कि किसी से भी आप ये पूछो कि वो जो देश कहाँ है, मैथमेटिक्स जैसा एक्यूरेसी देना शुरू किया कि नहीं। जैसे शुरू में हमने पूछा था कि 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। किसी ने अगर 4.99 भी बोल दिया होता तो गलत होता, कोई 5.1 बोल दिया होता तब भी गलत होता, जब भी होगा तो 5 ही होगा। इसी तरीके से जो ये ए नामक देश था,
कोई भी भूखंड या आकृति, उसका एग्जैक्ट विस्तार जहां से भी ये 30 उत्तरी से 50 उत्तरी अक्षांश और ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 46 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच इनका ये जो विस्तार है, ये कोई भी दुनिया में कोई भी, जापानी से पूछिए, चाइनीज से पूछिए, अमेरिकन कोई भी हो, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कोई भी हो, जिसको ये जानकारी हासिल है, जो अक्षांश और देशांतर को पढ़ना जानता है, जो इन चीज़ों के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से इनका कैलकुलेशन करना या इस किसी स्थान विशेष का, किसी भौगोलिक स्थिति को वो उसका विस्तार जानना जानता है, तो वो इसके माध्यम से कैलकुलेट कर लेगा या पता कर लेगा। अब ये जितने लोग इस थियरी को जानते हैं, इस प्रोसेस को जानते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे, उनके सामने जब आप बोल देंगे कि मेरा जो देश है वो फला डिग्री अक्षांश से फला डिग्री अक्षांश 30 से 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, और सॉरी देशांतर तक विस्तृत है, या फिर 30 से जो भी है डेटा है, वो अगर आप उसको बता देते हैं तो वो जान जाएगा, एक्यूरेसी लगा लेगा कि ये यहाँ होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि मेरा जो देश है, मेरा कोई देश है बी नामक, वो ये है कि 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ इसका विस्तार है, कोई और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो पता चलता है, कुछ भी हो सकता है कि जैसे पता चलता है 10 डिग्री पश्चिमी से ले करके 60 डिग्री पूर्वी देशांतरी विस्तार है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पृथ्वी पर। जैसे एक छोटे से उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं, एक और डेटा के रूप में, ये हमने क्या किया, पृथ्वी का निर्माण कर दिया। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 10 डिग्री, ये 20, ये 30, ये 40, ऐसे करते करते 90 डिग्री, इधर भी 10, 20, 30, इधर करते करते ये आप 90 तक आ गए। और ये देशांतर रेखाओं में पता चला कि ये आपका प्रधान देशांतर रेखा, ये पता चला, ये वाला जो आपका है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ऐसे करते करते ये जब पीछे तक जाएगा तो 180 तक जाएगा, इधर भी पूर्व में भी और इधर पश्चिम में भी 180 डिग्री अक्षांश तक जाएगा। अब कोई देश, अगर सपोज दैट कोई एक ऐसा देश है, यहाँ से ऐसे इसको ज्यूम कर सकते हैं कि ये कोई देश है, ऐसे इसका विस्तार है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार हमको बताओ कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये जो पूरा देश है हमारा, ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या पता करेंगे कि ये हमारा भूमध्य रेखा है, यहाँ से ये शुरुआत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ये जो 10 डिग्री होगा ये दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा है? दक्षिणी, और ये नॉर्थ, ये उत्तरी होगा। तो अब इसका विस्तार अगर आपको पता करना है, तो सपोज दैट ये सी नामक देश है, तो सी को कैसे आप बताएंगे कि कितना विस्तृत है? इसका विस्तार, अक्षांशी विस्तार पहले बताइए। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे कि 10 डिग्री अक्षांश से शुरुआत हो रहा है, वो भी कौन सा है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो दक्षिणी अक्षांश से, यानी 10 डिग्री साउथ से शुरू हो रहा है। और कहाँ तक इसका विस्तार है? 30 डिग्री अक्षांश तक। वो भी किधर जा रहा है? भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 30 वाला है, तो ये कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश है, यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री कहाँ तक? उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ठीक है। अगर कोई ये पूछ दिया इसका देशांतरी विस्तार हमको बता दो, तो आप क्या करोगे? सपोज दैट ये यहाँ से है, तो ये पता चला कि आपका ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो है ये आपका कितना है? 10 डिग्री अक्षांश। तो ये पता चला कि इसका जो देशांतरी विस्तार है वो शुरू हो रहा है कितना से? 10 से शुरू होकर के, वो भी किधर है? पूर्व में है। किधर है? पूर्व में। तो 10 डिग्री ईस्ट से शुरू होकर के और कहाँ तक इसका विस्तार जा रहा है? यहाँ तक, यानी कि 40 डिग्री तक। कहाँ तक जा रहा है? 40 तक। 40 डिग्री, वो भी किधर जा रहा है? पूर्व से पूर्व में ही जा रहा है।
तो ये इसका 40 डिग्री अक्षांश पूर्वी विस्तार। ऐसे ही कहीं भी कोई लोकेशन हो, आप पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप ज्ञात कर सकते हैं। और भारत के बारे में एक चीज और, ये चीज बता दें, हाँ, इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत के बारे में, जो भारत की एक तरीके से मानक समय रेखा जो गुजरती है वो कितनी है, 82.5 डिग्री है। कितनी है, 82.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, और ये जो है प्रधान देशांतर रेखा, ये पूरे विश्व की मानक समय है। किसका है, पूरे विश्व का मानक समय, यानी पूरी दुनिया का जो समय का निर्धारण होता है वो यहीं से होता है, प्रधान देशांतर रेखा से, ग्रीनविच लाइन से यहीं से होता है। प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान या उत्तर रेखा कह लीजिए, यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। और भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है यहाँ से होता है, और 82.5 डिग्री देशांतर जो है यहाँ से भारत के मानक समय का निर्धारण होता है। तो अगर ये पता करना हो कि यहाँ से ग्रीनविच लाइन से विश्व के मानक समय से भारत की जो मानक समय है वो कितना आगे है या फिर कितना पीछे है, तो कैसे पता करेंगे। चूंकि भारत कहाँ है, प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो जाहिर सी बात है प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, धनात्मक समय होगा। तो 82.5 में आप क्या करेंगे, 82.5 डिग्री जो है इसमें क्या करेंगे, 4 का, प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय बढ़ता है, तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट में जब आप डिवाइड कर देंगे इसको घंटे में और मिनट में, तो आएगा 5.5 घंटा। कितना आता है, 5.5 घंटा। तो ये जो आपको मिलता है 5.5 घंटा भारत के बारे में, 5.5 घंटा, तो विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय कितना आगे है, 5.5 घंटा। और चूंकि पूर्व में है तो प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय जो है कि बढ़ता जाता है, तो इस 5.5 घंटे के आगे क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे। पश्चिम में होता तो माइनस लगा देते प्रधान देशांतर रेखा से। तो 5.5 घंटा क्या है, भारत विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। और इस विश्व के मानक समय को ही आप क्या करते हैं, GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी विश्व का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित किया जाता है, और यहीं से पूरे विश्व का समय, भारत का भी और पूरे विश्व के मानक समय रेखाएं यहीं से निर्धारित होती हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि प्रधान देशांतर रेखा से, प्रधान मानक समय रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है ऐसे निर्धारित किया जाता है। चूंकि पूर्व में इसलिए प्लस इसमें लगा दिया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके बाद से आने वाले लेक्चर में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये बता दीजिए अपने सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं कि शशिकांत सर भूगोल पढ़ा रहे हैं और उनका लेक्चर शुरू हो गया है, और सभी लोग जुड़े ऑनलाइन क्लास ले, जहाँ से भी हैं अच्छे से तैयारी किया जाए। बहुत सारी कंपटीशन, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है, लाइफ पूरी पड़ी हुई है, तो अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए, हो कि लाइफ में आप सफल होंगे। इस सारी संभावनाओं के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।